नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिविल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 13। जो ये सेक्शन 13 है ये फॉरेन जजमेंट के ऊपर ही है। मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में आपको बताया था सेक्शन 2 में डेफिनेशन मैंने क्लोजेस बताए थे आपको उसमें, और जो उसमें मैंने फॉरेन जजमेंट और फॉरेन कोर्ट की डेफिनेशन भी बताई थी। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को देख लेना, जिससे आपको क्लियर हो जाएगी सभी डेफिनेशन जो सिविल प्रोसीजर कोड में जो वर्ड दिए गए हैं उनसे रिलेटेड। अब जो फॉरेन कोर्ट होती है जो अदर कंट्री की कोर्ट होती है, इंडिया की कोर्ट नहीं होती, ठीक है। वो मैंने सेक्शन 2 क्लॉज 5 में बताया था, जिसमें फॉरेन कोर्ट की डेफिनेशन दी गई है। और जो फॉरेन जजमेंट है, फॉरेन जजमेंट वो होती है जो फॉरेन कोर्ट की तरफ से कोई जजमेंट आई है, उसको हम फॉरेन जजमेंट बोलते हैं, जो कि सेक्शन 2 के क्लॉज 6 में बताया गया है। अब ये जो फॉरेन जजमेंट होती है, इसको हमारे भारत में, इंडिया में कब इसको कंक्लूसिव माना जाएगा, मतलब कि इसका जो फॉरेन जजमेंट आई है बाहर की कंट्री से, फॉरेन कोर्ट की तरफ से, तो इसको हम कंक्लूसिव मानेंगे, मतलब इसको एक निर्णायक फैसला मानेंगे हम अपने इंडिया में। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं, और मैं इसमें यह भी बताऊंगा कि जो रेज जुडिकाटा मैंने आपको बताया था सेक्शन 11 में, वो फॉरेन जजमेंट पर अप्लाई होगा या नहीं होगा। इसमें 6 पॉइंट दिए गए हैं, उनको मैं डिस्कस करूंगा कि इंडिया में फॉरेन जजमेंट को कंक्लूसिव माना जाए या ना माना जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ए फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव, जो एक फॉरेन जजमेंट है इसको कंक्लूसिव माना जाएगा एज टू एनी मैटर डायरेक्टली अपॉन बिटवीन द पार्टीज, जो दो पार्टीज के बीच में जो केस वहां पर चला है, ठीक है। अगर उन दोनों पार्टीज वो सेम है, वहां पर सेम पार्टीज है, जो भी वहां पर सूट डाला गया था किसी क्लेम के लिए, अगर वहां पर वो सेम पार्टीज हैं और वो डायरेक्टली एडजुडिकेट किया गया है किसी फॉरेन कोर्ट के थ्रू, जहां पर फॉरेन जजमेंट दी गई है फॉरेन कोर्ट के थ्रू, तो वहां पर वो एक फैसला माना जाएगा, ठीक है, उसको कंक्लूसिव माना जाएगा। लेकिन कंक्लूसिव कब नहीं माना जाएगा, इसमें 6 क्लॉजेस दिए गए हैं, ए से लेकर के एफ तक, उसको मैं आपको बताऊंगा। अगर ये 6 पॉइंट आ जाते हैं, ठीक है, ये एग्जेप्शन है जो हमारे सेक्शन 13 है, इसमें ये एग्जेप्शन दिए गए 6 पॉइंट कि अगर ये आ गए तो फिर इसको कंक्लूसिव नहीं माना जाएगा और ना ही रेज जुडिकाटा अप्लाई होएगा। अगर ये 6 पॉइंट इंक्लूड होते हैं उस फॉरेन जजमेंट में, जो फॉरेन जजमेंट आई है इन्हीं 6 पॉइंट में से किसी एक के बेस पर आई है, ठीक है, तो फिर इसको कंक्लूसिव नहीं माना जाएगा और ना ही उसके ऊपर रेज जुडिकाटा अप्लाई होएगा। तो चलिए जानते हैं क्या है जो इसमें क्लोज ए है। यहां पर ये बता रहा है जो वो फॉरेन जजमेंट आई है वो किसी कंपिटेंट जुडिक्शन के अंडर नहीं आई। जो ये फॉरेन जजमेंट आई है ये प्रोनाउंस्ड किसी कंपिटेंट कोर्ट के थ्रू नहीं की गई, ठीक है। और यहां पर जुडिक्शन की भी बात की गई है, जिसकी जुडिक्शन बनती ही नहीं थी कि वहां पर वो उस कोर्ट के अंदर फॉरेन जजमेंट दे सके, अपनी जजमेंट दे सके, जो फॉरेन कोर्ट है। तो वहां पर अगर वहां पर वो कंपिटेंट नहीं है तो उस केस में उसको हम कंक्लूसिव नहीं मानेंगे। अब हमारे इंडिया में उसको कंक्लूसिव नहीं माना जाएगा, उसको फैसला ही नहीं माना जाएगा, तो वहां पर रेज जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा फिर, और ना ही इसको कंक्लूसिव माना जाएगा इंडिया में। ए पॉइंट सिंपली यहां पर ये बता रहा है। और जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट यहां पर बता रहा है अगर जो फॉरेन जजमेंट आई है वो केस के मेरिट के ऊपर नहीं आई, मतलब कि जो केस के मेरिट्स होते हैं तो उनके बेस पर फॉरेन जजमेंट नहीं दी गई। जैसे कि जैसे केस चलता है तो केस का कोई प्रोसीजर होता है, ठीक है, उसको प्रॉपर वे में फॉलो किया जाता है, तो उसको फॉलो ही नहीं किया गया वहां पर, तो उस केस में वहां पर ये कंक्लूसिव नहीं माना जाएगा इसको, फॉरेन जजमेंट को हमारे इंडिया में, और ना ही वहां पर रेज जुडिकाटा अप्लाई होएगा। अगर वहां पर केस के मेरिट को देखकर वहां पर जजमेंट दी गई थी तो उसको कंक्लूसिव माना जाएगा, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है, सी पॉइंट है, वेयर इट अपीयर्स ऑन द फेस ऑफ द प्रोसीडिंग। देखिए यहां पर प्रोसीडिंग को देखकर ही पता चल रहा है, जो फॉरेन कोर्ट थी, फॉरेन कोर्ट ने जो जजमेंट दी थी उसकी प्रोसीडिंग को देखकर ही पता चल रहा है साफ साफ कि वहां पर वो इनकरेक्ट व्यू में दी गई है, जो इंटरनेशनल लॉ है उसको फॉलो नहीं किया गया है वहां पर प्रॉपर वे में। जो हमारे इंटरनेशनल लॉ होते हैं जो सभी कंट्रीज वहां पर फॉलो करती है, उसके बेस पर वहां पर फॉरेन जजमेंट नहीं आई है, ठीक है। और दूसरा इसमें दिया गया है जो इंडियन लॉज हैं, जहां पर उस केस में इंडियन लॉज को रिकॉग्नाइज करना था, इंडियन लॉज को वहां पर अप्लाई करना था, वहां पर जरूरी था अप्लाई करना। कुछ केस ऐसे होते हैं जहां पर इंडियन लॉज को अप्लाई करना पड़ता है फॉरेन कोर्ट में, जहां पर वो अपनी जजमेंट सुनाते हैं, तो वहां पर भी रिफ्यूज कर दिया था इंडियन लॉ को, मतलब कि एक्सेप्ट करने के लिए, तो वहां पर इंटरनेशनल लॉ और या फिर इंडियन लॉ को रिफ्यूज कर दिया था, रिकॉग्नाइज नहीं किया वहां पर इंडियन लॉ को। तो इन दोनों केस में भी यहां पर इसको क्या नहीं माना जाएगा, एक कंक्लूसिव फॉरेन जजमेंट नहीं मानी जाएगी। हमारे इंडिया में इसको फॉरेन जजमेंट नहीं मानी जाएगी और ना इसके ऊपर रेज जुडिकाटा अप्लाई होएगा। सी पॉइंट सिंपली यहां पर यही बता रहा है और कुछ नहीं है। और जो डी पॉइंट है
डी पॉइंट यहां पर बता रहा है, जो फॉरेन जजमेंट थी, जो वहां पर प्रोसीडिंग थी फॉरेन कोर्ट की, और जो वहां पर जजमेंट ऑब्टेन की गई है, तो वो जो जजमेंट ऑब्टेन की गई है वो नेचुरल जस्टिस के अपोज की गई है। मतलब कि वहां पर नेचुरल जस्टिस के कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं किया गया प्रॉपर वे में। जो हमारा नेचुरल जस्टिस होता है, नेचुरल जस्टिस जैसे कि हमारा ओडी अल्टरम पार्टम, देखिए अब जैसे कोई केस डाला जाता है तो दूसरी पार्टी को भी सुना जाएगा ना। ऐसे नहीं कि उसके खिलाफ ही केस दे देंगे, मतलब कि जजमेंट दे देंगे, नहीं, दूसरी पार्टी को भी सुना जाता है, दोनों पार्टी को सुना जाता है, उसके बाद जजमेंट दी जाती है। अब दोनों पार्टीज के फैक्ट्स को देखा जाता है वहां पर फिर, ठीक है। तो वहां पर इसका मतलब कि नेचुरल जस्टिस को वहां पर अप्लाई नहीं किया गया जब फॉरेन जजमेंट देते वक्त। तो इस केस में यहां पर इसको एक कंक्लूसिव फॉरेन जजमेंट नहीं मानी जाएगी इंडिया में, और ना ही इसके ऊपर रेस जुडिकाटा अप्लाई होएगा, ठीक है। तो नेचुरल जस्टिस का होना जरूरी है अगर फॉरेन कोर्ट वहां पर अपनी फॉरेन जजमेंट देती है तो। और जो फिफ्थ पॉइंट है, जो फॉरेन जजमेंट है उसको ऑब्टेन किया गया है बाय फ्रॉड, फ्रॉड के तौर पर वहां पर उसको ऑब्टेन किया गया है फॉरेन कोर्ट से कोई फॉरेन जजमेंट। अब आप ये सोच रहे होगे कि जो कोर्ट ने वहां पर फॉरेन जजमेंट दिया है वो फ्रॉड के बेस पर दिया है। नहीं, वहां पर कोर्ट ने फ्रॉड नहीं किया, वहां पर पार्टीज ने फ्रॉड किया। अगर पार्टीज अपना कोई मिसलीड करती है कोई भी फैक्ट कोर्ट को, जो फॉरेन कोर्ट है, अगर वहां पर वो मिसलीड करके फॉरेन जजमेंट ले रही है, कोई फैक्ट मिसलीड कर रही है, गलत तरीके से बता रही है वहां पर, या फिर जो एविडेंस है उनके साथ छेड़छाड़ करके वहां पर मिसलीड किया गया है कोर्ट को, वहां पर फील ली गई है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये जो जजमेंट ली गई है, जो ऑब्टेन की गई है जजमेंट, ये बाय फ्रॉड की गई है, ठीक है। तो इस केस में भी यहां पर इसको कंक्लूसिव जजमेंट नहीं माना जाएगा इंडिया में, और ना इसके ऊपर रेस जुडिकाटा अप्लाई होएगा। और जो सिक्स्थ पॉइंट है, सिक्स्थ पॉइंट यहां पर बता रहा है, जिस पार्टी ने क्लेम किया था, क्लेम फाउंड किया था, तो उस केस में जो इंडिया के लॉज थे, इंडिया के लॉज को वहां पर फॉलो नहीं किया गया, वहां पर ब्रीच किया गया इंडिया के लॉ को, जहां पर जरूरी था इंडिया के लॉ को लाना, ठीक है, जो इंडिया के कानून थे उनको फॉलो करना जरूरी था वहां पर, और वहीं पर उसको ब्रीच भी कर दिया, ठीक है, इंडिया के कानूनों को वहां पर ब्रीच कर दिया। तो इस केस में वहां पर ये कंक्लूसिव जो जजमेंट है यहां पर दी गई है फॉरेन कोर्ट के थ्रू, यहां पर इसको कंक्लूसिव नहीं माना जाएगा, और न इसके ऊपर रेस जुडिकाटा अप्लाई होएगा। अगर वहां पर इंडिया के लॉज को प्रॉपर वे में फॉलो नहीं किया गया और वहां पर ब्रीच भी कर दिया अगर इंडिया के लॉज को, ठीक है, तो उस केस में वहां पर उसको कंक्लूसिव नहीं माना जाएगा। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा जो 6 पॉइंट इसमें सेक्शन 13 में दिए गए हैं, इस केस में हम कंक्लूसिव फॉरेन जजमेंट नहीं मानेंगे इंडिया में, और ना इनके ऊपर क्या होगा, रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। अब ये तो आपको पता चले गया। अब मैं आपको इनको समझाने के लिए और अच्छे से 2 केस बताऊंगा, ठीक है। पहला केस है भारत निधि लिमिटेड वर्सेस मेघराज महाजन, 1967 का ये केस है। इस केस में क्या होता है, इसमें फॉरेन जजमेंट दी गई थी फॉरेन कोर्ट के थ्रू। अब जो इस केस में डिफेंडेंट था, ठीक है, वो डोमिसाइल नहीं था जिस कोर्ट ने वहां पर अपनी फॉरेन जो कोर्ट थी वहां पर जिस कोर्ट ने जजमेंट दी थी फॉरेन कोर्ट ने, उसी कंट्री में वो जो डिफेंडेंट था वो वहां पर डोमिसाइल नहीं था, और न वहां पर वो रह रहा था, ठीक है। अब पार्टी को तो पता ही नहीं था। अब जैसे मैं मान लीजिए मैं हूं, अब मेरे खिलाफ कोई प्रोसीडिंग चल रही है किसी अदर कंट्री में फॉरेन कोर्ट में, ठीक है, तो वहां पर जो प्रोसीडिंग चल रही है मेरे को तो पता नहीं चल रहा ना कि वहां पर क्या प्रोसीडिंग चल रही है, और न मुझे पता चला और काफी टाइम बीत गया, ठीक है। तो मेरे को भी तो एक किस्म से मौका मिलना चाहिए था अपने आप को प्रूफ करने का। जैसे ओडी अल्टरम पार्टम यहां पर आ जाता है मैगजीन, ठीक है, तो वहां पर दूसरी पार्टी को सुना जाना चाहिए प्रॉपर वे में, क्योंकि दूसरी पार्टी को वहां पर नहीं पता, क्योंकि वहां पर वो डोमिसाइल ही नहीं है, ना वो वहां पर रह रहा है, उसका वहां पर नेशनैलिटी भी नहीं है, ठीक है। तो इस केस में ये कहा गया था कि दूसरी पार्टी को सुनना बहुत जरूरी है, तभी वहां पर फॉरेन जजमेंट दी जाएगी, ठीक है। जब तक दूसरी पार्टी को नहीं सुना जाएगा तो वहां पर उसकी फॉरेन जजमेंट नहीं माननी होगी, वो कंक्लूसिव नहीं होगी। तो इस केस में यही बताया गया था और कुछ नहीं था। तो इस केस में क्या हो रहा है, नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं किया जा रहा है एक किस्म से, ठीक है। नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना जरूरी है, जो मैंने आपको डी पॉइंट में बताया था, जो मेरा चौथा पॉइंट था उसमें मैंने नेचुरल जस्टिस बताया था आपको अभी, तो इसके अंडर फॉलो नहीं किया जा रहा, ठीक है, इस केस में। तो ये केस आपको समझ में आ गया होगा। अब जो दूसरा केस था आर विश्वनाथन वर्सेस अब्दुल, 1963 का ये केस है। इस केस में क्या होता है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो फॉरेन जजमेंट होती है ना, उनको जो हमारी इंडिया की कोर्ट है ना, कोई भी कोर्ट हो इंडिया की, तो वहां पर जज नहीं करेगी उन फॉरेन कोर्ट को, मतलब कि उनके प्रोसेस को ये जज नहीं करेगी, जो वो प्रोसेस होता है फॉरेन कोर्ट का, जो भी वहां पर वो अपना प्रोसीजर चलाते हैं, ठीक है। जो फॉरेन कोर्ट होती है तो वहां पर जो वो अपने जजमेंट दे रहे हैं, उसी जजमेंट को देखकर हमारी इंडिया की कोर्ट वहां पर बता नहीं सकती कि भाई इस चीज को फॉलो नहीं किया गया, ठीक है, इसका प्रोसेस ये था, ये नहीं था, तो यहां पर ये नहीं बोलेगी।
अगर उनको लग रहा है कि हमारे जो ये 6 पॉइंट मैंने आपको बताया है इनके अंडर इंक्लूड हो रहे हैं तो वहां पर बता सकती है, ठीक है, लेकिन वहां पर इस तरह से जज नहीं करेगी जैसे वो अपना प्रोसीजर चलाते हैं अपने अलग तरीके से, ठीक है। तो इस केस में ये था और कुछ नहीं था। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा इन 2 केसेस से भी जो यहाँ पर फॉरेन जजमेंट होती है इसको कब कंक्लूसिव माना जाएगा, कब कंक्लूसिव नहीं माना जाएगा और रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा या नहीं होगा। तो अब आपको सेक्शन 13 क्लियर हो गया होगा। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम जानेंगे सेक्शन 14 को। सो प्लीज नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना और वीडियो देखने के बाद आप मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए जिससे मेरे को भी एनकरेजमेंट मिलता है और मैं ताकि और अच्छे से आपके लिए वीडियो बना सकूं और आपको जनरल नॉलेज से रिलेटेड आपके लिए वीडियो भी बना सकूं। तो मिलेंगे अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।